नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का नाम दिया। सब हुआ 21 जून की देर रात। 22 तारीख की सुबह पूरी दुनिया को इस हमले की जानकारी मिली। हमने भी राजदूत में आपके सामने तथ्य रखे थे। इसके बाद से तमाम अंतर्राष्ट्रीय अखबार इसकी अलग अलग तरह से व्याख्या कर रहे हैं। कुछ जानकार ये कह रहे हैं कि लड़ाई का अंत भी हो सकता है। ऐसा मत रखने वालों का दावा है कि ईरान इस समय मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकता है अमेरिका से सीधा पंगा लेना। ईरान दावा कर रहा है कि हमें अमेरिकी हमलों से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। हमले से पहले ही एनरिच्ड यूरेनियम और इक्विपमेंट्स जो थे शिफ्ट कर दिए थे। इस तरह से ईरान भी एक अटेम्प्ट कर रहा है फेस सेविंग पर। यूएस में अगर आप ट्रंप को छोड़ दें तो बाकी लोग ईरान के नुकसान पर कोई बहुत बड़ा दावा करने से बच रहे हैं। नुकसान की बात सब कह रहे हैं, लेकिन नेस्त तो नाबूद कर दिया, धूम कर दिया, चीत कर दिया, ये नहीं बोल रहे हैं। संशय की स्थिति में अमेरिका क्या दोबारा हमला करेगा, इसकी संभावना भी कम बताई जा रही है, कम से कम जब तक तेहरान कुछ ना करे। तीसरा पक्ष इजरायल है। इस बात से वो बड़ा खुश है कि अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। हासिल क्या हुआ वाला सवाल इस खुशी के शोर में पीछे दबता जा रहा है, और इसकी वजह भी है क्योंकि इजरायल ने लड़ाई शुरू तो कर दी थी, लेकिन खत्म कहां होगी, रिजल्ट क्या होगा और यूएस एड के बिना क्या क्या अचीव हो पाएगा, इसका जवाब इजरायल में नहीं था किसी के पास। तो नेतन्याहू के पास दिखाने को कुछ अब आ गया है कि हमने यूएस को इन्वॉल्व कर लिया। इन तीन तर्कों के आधार पर दावा किया जा रहा है कि ईरान पर अमेरिकी हमला एक ऑफ रैम्प भी हो सकता है। ईरान का कुछ नुकसान हुआ, लेकिन सब खत्म नहीं हुआ, वो खुश। ट्रंप को एक बार लाल बटन दबाने को मिल गया, वो भी खुश। अमेरिकी सिस्टम के भीतर इजरायल समर्थक धड़ा इस बात से खुश कि उनकी सैलरी जस्टिफाई हो गई, और इजरायल इस बात से खुश कि लड़ाई खत्म कहाँ हुई समझ नहीं आ रहा था। अब जब बड़े भैया ने एक बार आकर दम दिखा दिया तो अपन घर चलते हैं। मतलब फेस सेवर हर पार्टी के लिए अलग अलग तरीके से। लेकिन फिर वो पक्ष भी है जिन्हें फोमो हो रहा है इस सब में कि इस सब में हमारी बाइट कहाँ है, तो वो फोन करके मन शांत कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान। फिर एक कैटेगरी उनकी है जिन्हें मालूम है कि शांति वांति के अपील से कुछ नहीं होगा। आपको कुछ क्रेजी बोलना पड़ेगा, जैसे रूस के पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति और वहां की सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी और पुतिन के भरोसेमंद दमित्री मेदवेदेव ने कहा। इन्होंने कह दिया कि ईरान को परमाणु बम बनाने से कोई नहीं रोक सकता। प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि अमेरिकियों को इस हमले से मिला क्या। पहला तर्क वो दे रहे हैं कि न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल का बहुत कम नुकसान हुआ। नंबर 2 पे लिख रहे हैं कि इससे पता चलता है कि ईरान परमाणु बम बनाने वाले सामान को एनरिच कर रहा था, और हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि ये जारी रहेगा। और तीसरा बिंदु वो कह रहे हैं कि कई देश ईरान को सीधे अपने परमाणु हथियार आपूर्ति करने को तैयार है। दमित्री के इस तीसरे पॉइंट पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, और यही सबसे क्रेजी बात है कि जो रूस ईरान करता रहा, लेकिन ईरान पर बम गिरते रहे, लेकिन वो इस तर्क के पीछे छिपा रहा कि यूक्रेन में बिजी हैं इसलिए नहीं आ सकते। वही रूस कह रहा है कि ईरान को न्यूक्लियर बम दे देंगे, खुद नहीं कई देश देना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा कभी हुआ नहीं है। रूस अपने पड़ोसी देश बेलारूस में कई न्यूक्लियर वॉरहेड्स तैनात कर चुका है। एक तरह की सिक्योरिटी गारंटी बताया जाता है उसे। अमेरिका ने भी अतीत में यूएस से बाहर अमेरिकन न्यूक्लियर वॉरहेड्स तैनात किए हैं, लेकिन अभी के हालात में क्या ईरान को कोई न्यूक्लियर वॉरहेड देगा, इसका जवाब हाँ में देना मुश्किल है। इसलिए भी कि वॉरहेड्स भले आ जाएं, लेकिन उनके इस्तेमाल पर हक किसका होगा। ईरान में न्यूक्लियर वॉरहेड्स तैनात करने का मतलब है सीधे इजरायल और अमेरिका को न्यूक्लियर चुनौती, और ऐसा करने से रूस और अमेरिका यूक्रेन के केस में बचते रहेंगे। ऐसा करने का मतलब है न्यूक्लियर पावर्स का आमने सामने आ जाना, एक तरफ रूस, दूसरी तरफ इजरायल और अमेरिका। आप ध्यान दीजिए, ऐसा करने से रूस और यूएस दोनों यूक्रेन में बचते रहे, जबकि जंग को 3 साल हो गए। क्या ईरान के लिए ये अपने हाथ जला लेंगे? सुनने में तो दूर की कौड़ी लगती है। मेदवेदेव को बाइट देनी थी, उन्होंने दे दी। ईरान वही है जहां वो था। अब शो के दूसरे हिस्से पे चलते हैं। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी आईआरजीसी के कमांडर लगातार अमेरिका से बदला लेने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई एक्शन उनकी तरफ से नहीं हुआ है। विवाद की शुरुआत में इजरायल ने आईआरजीसी के मुखिया समेत उनके कई टॉप कमांडर्स को मार डाला था। ईरान के परमाणु ठिकानों पर लगातार बमबारी कर ही रहा है, अभी भी कैंपेन चल रहा है। इस बीच खबरें आई कि ईरान ने कई साइट से अपना एनरिच्ड यूरेनियम और न्यूक्लियर फैसिलिटी से जुड़ा जरूरी सामान खाली कर लिया, ताकि हमला हो तब भी नुकसान कम पहुंचे। ईरान यही क्लेम कर रहा है कि उसका बड़ा नुकसान नहीं हुआ, पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा
विपरीत है। हम बता चुके 21 जून की देर रात जब अमेरिका के B-2 बम्बर ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम बरसाकर आए तो ट्रंप ने पूरी दुनिया से कहा कि अमेरिका के बंकर बस्टर बम और मिसाइल्स की बौछार से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम नष्ट हो गया है। पर अब इसराइल और खुद अमेरिका के अधिकारी और नेता ट्रंप के इस दावे से अलग बातें भी करते हुए दिख रहे हैं। कई लोग समर्थन कर रहे हैं, कई लोग स्केप्टिसिज्म दिखा रहे हैं। हमले के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ABC न्यूज को दिए इंटरव्यू में पूछा क्या था, पहले वो बता देते हैं। ईरान ने तो एनरिच यूरेनियम को कहीं और शिफ्ट कर दिया, एंकर ने पूछा। इस पर रूबियो बोले कि हम आने वाले दिनों में ईरानियों से इस मसले पर बात करने वाले हैं, लेकिन हमने उस यूरेनियम को हथियार में बदलने की ईरान की क्षमता को काफी हद तक नष्ट कर दिया है। ध्यान दीजिएगा, रूबियो ये नहीं कह रहे कि उन्होंने ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। रूबियो ने इंटरव्यू में आगे ये बात भी कही कि ईरान के पास अब ऐसे उपकरण बचे नहीं हैं जो इस यूरेनियम को किसी हथियार में बदले। अमेरिका के रक्षा मंत्री और सेना अध्यक्ष भी परमाणु ठिकानों के पूर्ण रूप से खात्मे की बात कहने से बच रहे हैं। इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरानी ठिकानों पर सीवियर डैमेज और डिस्ट्रक्शन देखने को मिला। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात नहीं कही गई कि ठिकाना पूरी तरह नष्ट हो गया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी कुछ इजरायली अधिकारियों के हवाले से यही बात लिखी है। इजरायल को भी संदेह है कि अमेरिकी हमले के बाद भी ईरान के परमाणु ठिकाने पूरी तरह नष्ट हुए हैं या नहीं। इजरायली अधिकारी ये भी मान रहे हैं कि ईरान ने अपना एनरिच्ड यूरेनियम शिफ्ट किया था और अब ये बात सैटेलाइट तस्वीरों से साफ हो रही है। अमेरिकी कंपनी मैक्सार टेक्नोलॉजीज ने फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट की कुछ हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें शाया की हैं। शाया क्या की हैं, वहां से खरीदना पड़ता है, पेड सर्विस है। इन तस्वीरों से पता चलता है कि 19 जून को इस प्लांट पर अचानक हलचल बढ़ गई। प्लांट के पास कुछ ट्रक्स भी देखे गए। बारीकी से देखने पर पता चलता है कि 16 बड़े कार्गो ट्रक्स थे। तस्वीरें 19 जून की हैं और ये वही दिन था जब ट्रंप ने कहा था कि हमला करने या न करने के बारे में फैसला लेना है उन्हें और वो 2 हफ्ते लेंगे। फिर मैक्सार ने 20 जून की भी तस्वीरें दी हैं। अमेरिकी मीडिया में लिखा जा रहा है कि 19 से 20 जून के बीच तस्वीर में दिख रहे ट्रक्स दूसरी जगह जाते दिखते हैं। इस कंपनी ने 13 जून और इससे पहले की भी कुछ पिक्चर्स दिखाई हैं जिसमें किसी भी तरह की हलचल नहीं दिखती, यानी जो कुछ भी किया गया है वो ट्रंप के बयान के बाद हुआ। एक तरह से ईरान को अंदेशा था कि यूएस हमला करेगा। अब इस पर ईरान 2 तरह के दावे कर रहा है। पहले तो ये कह रहा है कि यूरेनियम को सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचाना हमारी मजबूरी थी, क्योंकि हमला होता तो रेडिएशन फैल सकता था, तबाही आ सकती थी। हालांकि जानकारों ने इसकी आशंका कमी बताई थी, वो इसलिए क्योंकि ये प्लांट्स जमीन के बहुत अंदर मौजूद हैं और इससे हुआ प्रदूषण हवा में कम फैलता। ईरान के पार्लियामेंट के अध्यक्ष के सलाहकार ने कहा है कि हमको हमले का पूरा अंदेशा था, इसलिए हमने सब कुछ हटा लिया। अब सवाल उठता है कि जब ईरान ने सब कुछ पहले ही शिफ्ट कर लिया तो नुकसान क्या हुआ। सबसे ज्यादा संशय बना हुआ है सेंट्रीफ्यूज पर। किसी भी परमाणु ठिकाने पर सेंट्रीफ्यूज सबसे अहम किरदार निभाते हैं। उन्हीं की मदद से यूरेनियम को एनरिच किया जाता है, सुपरसोनिक स्पीड से घूमते हैं और यूरेनियम को शुद्ध करते जाते हैं। अगर अमेरिकी बॉम्ब्स इसे तबाह कर पाए हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी, लेकिन इसकी कोई डेफिनेटिव जानकारी, पक्की जानकारी नहीं आई है। सेंट्रीफ्यूज की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि एक दफे इन्हें तबाह करने के लिए इजरायल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर साइबर अटैक किया था। हमला नतांज पर हुआ था। साइबर हमले से सेंट्रीफ्यूज की स्पीड ऊपर नीचे होती थी, जिससे ईरान के हजारों सेंट्रीफ्यूज बर्बाद हुए। ईरान ने इस हमले के बाद न केवल अपने प्लान्स को ज्यादा सिक्योर किया, बल्कि तेजी से मॉडर्न और बड़ी संख्या में नए सेंट्रीफ्यूज पे लगाए। 13 जून को इजरायल के हमले के पहले तक ये प्लांट निगरानी में थे। हमले के कुछ दिन पहले अनुमान लगाया गया कि ईरान के पास लगभग 19,000 सेंट्रीफ्यूज ढंग से काम कर रहे हैं। कहा जाता है कि इन्हीं नए सेंट्रीफ्यूज की मदद से उसने यूरेनियम को 60% तक एनरिच किया। हम कई बार आपको बता चुके कि 90% तक हो जाए तो बम बन सकता है। ईरान से दावा किया जा रहा है कि 60% एनरिच यूरेनियम के करीब 400 किलोग्राम मौजूद थे और वही शिफ्ट हो रहे हैं। ये भी दावा किया जा रहा है कि इतने यूरेनियम से 1 या 2 बम बनाए जा सकते हैं। एक और रोचक बात है, 2023 में एक जांच में ईरान के पास लगभग 83% एनरिच्ड यूरेनियम के कुछ अंश मिल गए थे और इस पर ईरान की खूब लानत मलानत हुई थी, लेकिन उसने कहा था कि हमारे पास ऐसे सेंट्रीफ्यूज ही नहीं जो यूरेनियम को इतना ज्यादा शुद्ध कर सकें। ईरान इसे इजरायल की साजिश बताता है, लेकिन इस घटना से यूरोप के देशों की नींद उड़ गई थी। तभी से वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर और अलर्ट हुए। हम आपको सेंट्रीफ्यूज और यूरेनियम के नष्ट होने की बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यही वो फैक्टर है जिससे जंग के आगे की दिशा तय होगी। अगर सेंट्रीफ्यूज बच जाते हैं, यूरेनियम बच जाता है, जंग खिंच भी सकती है इन एब्सेंस ऑफ टॉक्स। जानकार कहते हैं कि अगर ईरान ने अमेरिकी अड्डों पर हमला नहीं किया तो अमेरिका भी अब शायद ईरान पर हमला नहीं करेगा। ट्रंप ढोल पीटते रहेंगे कि तबाह कर दिया। ईरान आकलन करता रहेगा कि कितने सेंट्रीफ्यूज बचे हैं। अगर ईरान में साबित करने में नाकामयाब हो गया कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ
तो वो भी फेस सेविंग कर ले जाएगा अपनी डोमेस्टिक पॉपुलेशन के लिए, और शायद इजराइल भी अमेरिका को दोबारा हमले के लिए मनाने में कामयाब न हो पाए, क्योंकि ट्रंप पर ऑलरेडी बहुत प्रेशर है कि आप लड़ाई में उतर क्यों रहे हो। अगले साल मिड टर्म इलेक्शन है जिसमें ट्रंप को जीत हासिल करनी है। जानकार कहते हैं कि ट्रंप अब इसका ख्याल भी रखेंगे कि किसी भी फैसले से इलेक्शंस पर क्या असर पड़ सकता है। इस समय सबकी नज़र फोर्दो पर है। वेस्ट चाह रहा है कि वहां से तबाही की खबरें आ जाएं। ईरान वहां लगी आग बुझाने की कोशिश कर रहा है। इसी प्लान की वजह से ईरान की वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ अदावत शुरू हुई थी। कैसे, बता देते हैं। ये 2006 की बात है। IRGC ने अपने अड्डे बदलने शुरू किए क्योंकि इजराइल को उसके पुराने अड्डों की भनक लग गई। इसी शिफ्टिंग में उसने एक नया प्लान शुरू किया फोर्दो में। 2009 में इजराइल को इसकी खबर भी लग गई। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने कहा कि ईरान फोर्दो में 3000 सेंट्रीफ्यूज इंस्टॉल कर रहा है। पहली बार वेस्ट को लगा कि ईरान बम बना सकता है, और अमेरिका को सबसे ज्यादा चिंता हुई तो उसने ईरान से बात शुरू की। फोर्दो को लेकर ही शुरू हुआ था। बातचीत का मकसद था उस समय तक कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम शांतिपूर्ण रहे। साल 2011 तक खबर आई कि ईरान के पास ऐसे सेंट्रीफ्यूज आ चुके हैं जो यूरेनियम को 20% तक एनरिच कर लेते हैं। साल 2012 में यूरेनियम का प्रोडक्शन 3 गुना बढ़ गया, और फिर आता है 2015। ईरान पर लगे आरोप कि उसने करीब 2700 सेंट्रीफ्यूज और बढ़ा लिए। इसी चिंता की वजह से अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ईरान के साथ परमाणु डील की थी। ईरान पर से कई प्रतिबंध हटाए गए। ईरान ने भी कहा कि हम बम नहीं बनाएंगे, समय समय पर आप जांच भी कर लीजिएगा, इजाजत दे दी। इस डील में फोर्दो प्लांट को लेकर बड़ी शर्त रखी गई थी। ईरान ने माना कि वो यहाँ 15 साल तक एनरिचमेंट नहीं करेगा। इस साइट को न्यूक्लियर फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी सेंटर में बदला जाएगा। बचे हुए सेंट्रीफ्यूज दूसरे काम में लगाए जाएंगे, एनरिचमेंट में नहीं। यहाँ की बची मशीनों को नातांज भेज दिया जाएगा। सब सही चल रहा था, लेकिन फिर 2016 में डोनाल्ड ट्रंप आए। नेतन्याहू के दोस्त पहले से डील के खिलाफ थे और नेतन्याहू ने ट्रंप पर दबाव डाला। कहा जाता है कि नेतन्याहू के कहने पर ही 2018 में ट्रंप JCPOA से अलग हुए। ईरान पर फिर से प्रतिबंध लगे। डील टूटी तो ईरान ने भी डील तोड़ी, और मार्च 2023 में IAEA ने फोर्दो का परीक्षण किया। रिपोर्ट से कहा गया कि ईरान ने प्लांट को आधुनिक बनाया, नए सेंट्रीफ्यूज और नई मशीन्स लग गई हैं। इससे ईरान 60% तक यूरेनियम एनरिच करने में सक्षम हुआ, और 2023 में ही यूरेनियम के कुछ अंश लगभग 83% तक एनरिच्ड पाए गए, और इसके बाद से इजराइल ने ईरान पर हमले की तैयारी पक्की की। फिर अक्टूबर 2023 में गजा में जंग शुरू हुई। नेतन्याहू के पास अच्छा मौका था कि वो ईरान से सीधे जंग में उतरे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कथित तौर पर बाइडेन प्रशासन से भी ईरान पर हमले की इजाजत तब नेतन्याहू ने मांगी थी, लेकिन तब अलाउ नहीं किया गया। जब ट्रंप आ गए तो नेतन्याहू के लिए ईजी हो गया। जनवरी में ट्रंप राष्ट्रपति बने। मार्च में उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर खोमैनी को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में डील ऑफर की। अमेरिका की सबसे बड़ी शर्त थी कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट बंद करे। ईरान तैयार नहीं था। कुछ दौर की बात भी हुई, लेकिन बात बनी नहीं। फिर तो वार्ताकार को ही इजराइल ने मार डाला। 21 जून को अमेरिका भी कूदा इस पूरी लड़ाई में, और अब ईरान के विदेश मंत्री इसे धोखा बता रहे हैं। कह रहे हैं कि अमेरिका ने हमसे झूठ कहा। अमेरिका में जो डिप्लोमेटिक बैक एंड फोर्थ हुआ है, उसकी जो खबरें आ रही हैं, उनको कंफर्म 22 जून को मार्को रूबियो ने भी किया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कह दिया कि जिस समय खमेनी को चिट्ठी लिखी गई थी, अमेरिका उसी समय ईरान पर हमले का फैसला ले चुका था। इससे यही बात समझ में आती है कि अमेरिका डिप्लोमेसी में उतना भी इंटरेस्टेड नहीं था। आज अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में जानकारों के जो लेख छप रहे हैं, उसमें भी इसी बात पर जोर दिया गया है। लिखा जा रहा है कि ऐसे में दूसरे देश भी अमेरिका से बात करने में गुरेज करेंगे, भरोसा कम करेंगे। ये इसी धोखे का नतीजा है कि ईरान अब नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी NPT से निकलने की धमकी दे रहा है। अगर ऐसा हुआ तो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बेलगाम हो जाएगा। तो इन्हीं अपडेट्स के साथ में हम राजदूत के इस एपिसोड को कंक्लूड करते हैं। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, ऐसी कामना के साथ लेते हैं विदा। शुक्रिया, शुभ रात्रि। साजिद ने लिखा और सर्वेश ने रिकॉर्ड किया।